स्वागत है आपका प्रोफेसर अरुण कुमार जी, नई परख के मंच पर। अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने हमारी अर्थव्यवस्था की जो बुरी हालत है, उसके ऊपर चर्चा की थी और आपके सुझाव और आपका विश्लेषण नई परख के दर्शकों में बहुत ही लोकप्रिय हुए। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने लाखों लोगों ने उनको देखा और अपनी प्रतिक्रियाएँ भी दर्ज कराईं। अ, जब से हम लोगों ने चर्चा की तब से अब तक ऐसा लगता है गंगा यमुना में बहुत पानी 2 दिन के अंदर बह गया। जी हाँ। सरकार ने ऐसे कई कदम उठाए हैं और कदम उठाने की उसकी जो रफ्तार है और विभिन्न क्षेत्रों में जो कदम उठा रही है, उससे लगता ये है कि सरकार में अर्थव्यवस्था की खराब हालत को लेकर कितनी बेचैनियाँ हैं। जी एक हाँ। तरफ तो वो उसका प्रोजेक्ट दोहरा है इस जी वक़्त, हाँ। एक तरफ वो इन अपनी बेचैनियों को छुपाना चाहती है, हुँ। अपनी विफलताओं को छुपाना चाहती है, उसके लिए पूरे हालात को एक स्पिन देना चाहती है कि किसी और डगर के ऊपर बहस चली जाए। एक तरफ तो ये भी कोशिश है जी और हाँ। दूसरी तरफ चूँकि हालात से निपटना भी है, इसलिए वो तरह-तरह के कदम उठा रही है। जैसे कि पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़ा दिए गए, 3-3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए, गैस के दाम भी बढ़ा दिए गए, सीएनजी गैस के दाम भी बढ़ा दिए गए। फिर उसके बाद में अभी 1 दिन पहले 2 दिन पहले सोने के ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी उसको बढ़ाया गया। इससे सोना और चाँदी एक ही रात में काफ़ी उछल गए। अभी अ चीनी के एक्सपोर्ट पे। हाँ, एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया और भी बहुत से ऐसे काम किए गए और सरकार के ही आंकड़े बताते हैं कि उनका जो ओ, पेट्रोलियम रिजर्व है वो पिछले कुछ दिनों में ही 10% नीचे गिर गया। तो ये जो पूरी परिस्थिति है, ये परिस्थिति सरकारी हलकों में एक तरह की घबराहट का प्रमाण देती है। जी हाँ। जी, प्रोफ़ेसर साहब। तो ये बात सही है, जैसे कि हम लोग अक्सर चर्चा कर चुके हैं पिछले 75 दिनों में कि हुँ, स्थिति तो बिगड़ेगी, क्योंकि अगर आप सही समय पे कदम नहीं उठाएँगे तो चीज़ें खराब ही होंगी। और हुँ, क्योंकि ये सप्लाई शॉक है, तो हुँ, सप्लाई शॉक का काट पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि हुँ, जब जब एनर्जी शॉर्टफॉल है, हुँ, तो एनर्जी आप कहीं से उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है कोई। अगर हुँ, आपको उत्पादन के लिए गैस चाहिए तो वो गैस ही उसमें लगेगी, उसके आप कोयला नहीं इस्तेमाल कर सकते। हुँ, या अगर आपको कहीं उत्पादन जैसे कृषि में फर्टिलाइज़र चाहिए, तो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी, नहीं तो जो उत्पादन में कमी आएगी। हुँ, तो इसलिए जो एनर्जी शॉर्टेज है उसके चलते हुए, जैसे हम लोगों ने बात की कि हुँ, उत्पादन पे असर पड़ेगा, दामों पे असर पड़ेगा, फॉरेन हुँ, एक्सचेंज पे असर पड़ेगा, रिजर्व्स पे असर पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ेगा, तो ये सब चीज़ों पे असर तो पड़ने ही वाला है। हुँ, और ये क्योंकि कदम अब 75 दिन बाद उठाए जा रहे हैं, तो 75 दिन में जो स्थिति बिगड़ी है उसको भी सँभालना है। हुँ, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि रिज़र्व्स गिरे हैं, हुँ, मेरा मानना है कि रिज़र्व्स तो ज़्यादा गिरे हैं। ज़्यादा क्योंकि गिरे। क्योंकि मार्च में ही करीब 15% कम आपका क्रूड वगैरह आया था, और फिर आपने 25% एक्सपोर्ट किया था। तो यानी हुँ, कि जो 40% जो क्रूड है, वो हुँ, तो आपको उपलब्ध नहीं है घर के जो काम के लिए, तो हुँ, आपको तो सिर्फ 60 ही उपलब्ध है। हुँ, तो जो 15% गिरावट है क्रूड में, वो तो मार्च अप्रैल में हो ही गई। तो हुँ, इसलिए आपका जो रिजर्व था वो तो गिरेगा ही। और मेरा मानना है कि जो क्रूड का रिजर्व रिफाइनरी में होता है वो तो 1 हफ्ते का होता है। हुँ, वो कोई ऐसा नहीं कि वो 2 महीने का रिजर्व रखेंगे, वो तो हुँ, उनका फिर बहुत ज़्यादा लॉस होगा। और उसी हुँ, तरह जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो भी हफ्ते का। पर चलिए मान लिया कि कहीं कुछ पाइपलाइन में है, कुछ जहाज़ों में आ रहा है, कुछ आपके जो मतलब टैंकरों में है, तो भी मेरा मानना है कि 30-40 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। हुँ, और जो आपका स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो तो 9.5 दिन का है। हुँ, तो कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 45 दिनों का आपका शुरुआत में रहा। और जी, ये अगर 40% गिर रहा है, हुँ, हुँ, तो आप समझ सकते हैं कि फिर तो ये मतलब अब हुँ, 10-15 दिन का ही रिजर्व रह जाएगा। हुँ, तो ये स्थिति गंभीर है, क्योंकि जो आपके फैक्ट्री रिफाइनरीज़ वगैरह हैं, वो उनमें मतलब कमी आ जाएगी, फिर हमारे उत्पादन में कमी आएगी, फिर हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको कमी आएगी। हुँ, तो इसलिए स्थिति बिगड़ी हुई है। और ये हुँ, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ एनर्जी नहीं है, क्योंकि हुँ, इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, फर्टिलाइज़र है, सल्फर है, फिर आपका जो प्लास्टिक्स का है, फिर फार्मास्यूटिकल का है, तो उन हुँ, सब के उत्पादन पे भी असर पड़ रहा है। हुँ, तो इसलिए काफ़ी बड़ी मात्रा में आपके उत्पादन पे असर तो पड़ ही गया है।
और दामों में भी असर पड़ गया है। तो इस स्थिति से कैसे सरकार जूझे, ये अब उनके लिए काफ़ी समस्या का विषय है। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं किस तरह फॉरेन एक्सचेंज बचे, जिससे कि और ज़्यादा जब महंगा होगा तो और ज़्यादा आपको खर्च करना पड़ेगा। तो वो तरह तरह की सलाह दे रहे हैं कि आप इस तरह से फॉरेन एक्सचेंज बचाइए, सोने की बात की, डेस्टिनेशन वेडिंग की बात की, वगैरह वगैरह, है ना। पर लेकिन जो एलआरएस स्कीम है उसको नहीं रोका। जो एनआरसी स्कीम मींस मतलब लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, जिसमें आप अच्छा। $2.5 लाख एक व्यक्ति एक साल में भेज सकता है विदेश, और वो मतलब उसमें आप अपना ट्रैवल कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई है, कुछ इलाज है, ये सब कर सकते हैं। तो एलआरएस की जो स्कीम है उसके तहत करीब $25 बिलियन देश से बाहर जाता है। तो वो तो तुरंत रोक ही देना चाहिए था, जिससे कि कम से कम ये $2.5 बिलियन जो हर महीने जाता है ना, वो रुके, थोड़ा सा फॉरेन एक्सचेंज को आपको सपोर्ट मिलेगी। फिर जैसे कि जो अभी रिफाइनरीज से एक्सपोर्ट हो रहा है वो 25%, मतलब रिलायंस, ये एक्सपोर्ट केवल रिलायंस और नायरा करते हैं कि और भी लोग करते हैं? ये दो बड़े हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हो सकता है कोई और भी एक्सपोर्ट करता हो, पर ये दो का नाम सामने आता है कि ये दो फायदा इससे उठा रहे हैं, क्योंकि यूरोप में दाम बढ़े हुए हैं, तो जो वो वहां पे बेच रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि उससे तो फॉरेन एक्सचेंज आपको मिलेगा, पर ये बात सही नहीं है कि ये आपके लिए सही है, क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज आपको मिलेगा आज, है ना, उसके एवज में आप क्रूड को जो कम कर रहे हैं, जिससे कि जो आपका बाद में खर्चा होगा क्रूड को जो मंगाने में, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो प्राइवेट जो प्रॉफिट होगा, लेकिन पब्लिक का लॉस होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि इसको तो तुरंत रोक ही देना चाहिए था। जो फॉरेन एक्सचेंज कम आएगा वो ठीक है कि हम उसका करेंगे, पर हमारे पास क्रूड रहेगा तो हमारी ये लास्ट करेगी जो हमारे के क्रूड के स्टॉक्स हैं। तो इसलिए जो सही कदम होने चाहिए थे सही समय पे, वो नहीं उठाए, और अभी भी जो कर सकते हैं वो नहीं किया। और जैसे कि जो गैर ज़रूरी चीज़ों पे खर्च है, जैसे सरकार का और कॉर्पोरेट सेक्टर तो 5 स्टार 7 स्टार कल्चर में रहती है, तो उन पे तुरंत कुछ करना चाहिए था कदम। अब ये जनता को कह रहे हैं कि आप कंजर्व करिए, पर 90% हमारी जनता तो गरीब है, वो तो कोई फिजूल खर्ची करती नहीं, उसका तो गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होता है। तो उसको तो कहने की बात नहीं। ये तो जो हमारा ऊपर का 5% है, जो अमीर है, जो मिडिल क्लास है, उसको ही रोकना है, और वो नहीं रोकेगा। क्योंकि जैसे सोना है, सोना का जो खरीद होती है, वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि वो आपके जो बुरे काम में, बुरे समय में काम आएगा। तो सोना जो है परचेज, वो बड़े बड़े जवाहरात के कई व्यापारियों ने ये कहा है कि जेवर बहुत कम बिक रहा है। जी हाँ, मुख्य तौर पे जो सोने का बिस्कुट है, यानी सोने की जो सिल्ली है, वो ज्यादा बिक रही है, क्योंकि लोग उसके जरिए बचत रुपया रखना चाहते हैं। जी हाँ, तो वो हम लोगों ने पिछली बार बात की थी कि ये जौहरी लोग बोल रहे हैं कि जब बार और जब बिस्किट वो खरीदे जा रहे हैं, तो वो तो प्योर इन्वेस्टमेंट के लिए है। और क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा है और अनिश्चितता बनी हुई है, तो वो खरीद रुकेगी नहीं। आपने 15% टैक्स लगा दिया तो ठीक है, वो 15% बढ़े उस पर वो ले लेंगे, और वो खरीद चलती रहेगी। तो उसका उपाय कुछ और है, मतलब कि आपको अगर सोना रोकना है, तो आपको फिर उस पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। पर प्रतिबंध लगाने से होगा क्या कि ये आपका जो स्मगलिंग बढ़ती है। तो इसलिए सोने का वो करना जरा मुश्किल है कि आप सोना रोक दें, जो देश में आ रहा है उतना सोना नहीं आए। उसके लिए तो यह है कि आपको पब्लिक में कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। अगर आपका जब फिजूल खर्ची नहीं खत्म होती, तो पब्लिक में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो सोना लाते रहेंगे, वो विदेश जाते रहेंगे। तो पब्लिक में कॉन्फिडेंस के लिए ये ज़रूरी है कि सरकार ये एग्जाम्पल पेश करे और एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करे। अभी तो ऑपोजिशन में और जो रूलिंग पार्टी है उसमें इतनी तनातनी रहती है कि कोई कंसेंसस डेवलप ही नहीं होता है। अगर कंसेंसस डेवलप हो और सब लोग मिल के ये बात कहें, तो हो सकता है थोड़ा बहुत असर पड़े। तो मेरा मानना है जो कहा जा रहा है कि ऑस्टेरिटी की बात, या जो चीज़ों को कम खर्च करने की बात, वो तभी होगा देश में जब एक नेशनल कंसेंसस डेवलप होगा। तो आपकी बात सही लग रहा है सर, आपकी बात सही लग रहा है कि जो पेट्रोलियम रिजर्व में जो पेट्रोलियम का इनका सुरक्षित कोष था, इसके भंडार था, इसमें गिरावट काफी ज्यादा है, और ये कम करके बता रहे हैं। पहली बात तो आपने ये कही, वो आपने उसका विश्लेषण भी किया। दूसरी बात मेरी जिज्ञासा ये है कि इन्होंने जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं, ये 3-3 रुपए लीटर बढ़ाए हैं उन्होंने। जी हाँ,
जबकि मुझे लग रहा था और शायद आपको भी लग रहा होगा कि ये ज़्यादा बढ़ाएँगे। नहीं, मैंने आपको पिछली बार कहा था कि ये धीरे-धीरे करके बढ़ाएँगे, एकदम से नहीं बढ़ाएँगे। अच्छा। तो ये अभी ₹3 किया है, हो सकता है कि हफ्ते भर बाद 5-6 ये रुपए तो और पहली कर दें। किश्त है, एक तरह बढ़ोतरी की हाँ। पहली किश्त है ये। हाँ। जी हाँ, जी हाँ, बढ़ोतरी की पहली किश्त है, क्योंकि अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ तो कह रही हैं कि हमारे तो 20, 24, ₹25 का नुकसान हो रहा है प्रति लीटर पे, तो आपको अगर वो नुकसान को कवर करना है, तो आपको 20 ब ₹22 तक तो बढ़ाना ही पड़ेगा। इसका पर मतलब जैसे हम ये लोगों ने ₹3 बढ़ाया है तो अभी 8 बार अगर 3-3 रुपए बढ़ाएँ तो 8 दफ़े और बढ़ाएँगे फिर। अब 3 करें, 5 करें, 10 करें, हाँ। तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना? तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि 8 बार ही हो सकता हुँ, है 3-4 बार में पूरा जो है ₹20 को कवर कर लें, और ये हुँ, इस पे भी निर्भर करेगा कि आने वाले समय में क्या कोई समझौता होता है जिससे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए, क्योंकि हुँ, ईरान पे भी दबाव है। सुनने में आ रहा है कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति चीन गए हुए हैं, और हुँ, वहाँ पे उन्होंने चीन पे दबाव डाला कि भई आप ईरान से कहिए कि खोले, क्योंकि चीन का भी इंटरेस्ट है कि हुँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से उनका सप्लाई आता रहे, क्योंकि 90% जो ईरान का तेल तो चीन जाता है, तो उनको भी इससे परेशानी हो रही होगी। तो हुँ। अब पता नहीं क्या समझौता होता है, कितना है। अगर समझौता हो जाता है, वहाँ से निकलने लगता है, तो शायद फिर थोड़े दाम गिरें, पर अगर नहीं होता है तो दाम और भी चढ़ सकते हैं, और जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनका लॉस और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए अभी कितना बढ़ेगा क्या है, पर लगता है कि ये 15-20 रुपए तक तो बढ़ाएँगे ही। और हो सकता है 2 या 3 किश्तों में बढ़ाएँ, और उसका असर ये होगा कि डीज़ल के दाम बढ़ने से आपके खेती में जो इस्तेमाल होता है डीज़ल, वहाँ पे तरह-तरह से ट्रैक्टर में, पंप में जो होता है, तो उनके दाम बढ़ेंगे, तो हमारी खेती में एक परेशानी आएगी। फिर ट्रकों का जो ट्रांसपोर्ट जो होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में आएगा, तो ये मतलब इन्फ्लेशनरी है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा था कि पेट्रोल के बढ़ा दीजिएगा, पर डीज़ल के ना बढ़ाएँ। डीज़ल में चाहे सब्सिडी देनी पड़े, उसको आप कंट्रोल रखें, और पेट्रोल क्योंकि वो एक इतना उत्पादन में नहीं इस्तेमाल होता जैसे कि डीज़ल होता है, तो हुँ, पेट्रोल को बढ़ाने से वो ज़्यादा इतना होगा, तो उससे भी इन्फ्लेशन, हुँ। पर इतना इन्फ्लेशनरी नहीं होगा जितना कि डीज़ल का है। तो अगर हम मतलब किसी तरह से डीज़ल का बढ़ा दें, पेट्रोल का ना बढ़ाएँ, तो उससे ज़्यादा सुविधा होगी। अच्छा, अब मैं जो सरकार ने कदम उठाए हैं, मैं एक-एक करके आपके सामने पेश करूँगा ताकि आप उनको डिकोड करें, तो समझ में आए जी हाँ। क्या है। अब जैसे कि जो चीनी के निर्यात को रोका है, जी हाँ। वो उसका क्या मतलब है? वो मौजूदा स्थिति में कैसे राहत देगा वो? देखिए, ऐसा है कि चीनी के स्टॉक्स ना कम हो रहे हैं। हुँ, वजह उसकी ये है कि अभी उत्पादन में कमी थी, और खतरा ये है कि अब फर्टिलाइज़र की शॉर्टफॉल है, क्योंकि हुँ, जो पश्चिम एशिया से आता था फर्टिलाइज़र वो नहीं आ रहा, और हमारे यहाँ भी जो हम जो क्रूड से जो फर्टिलाइज़र वगैरह प्रोड्यूस करते थे, वो भी कम हो गया। तो फर्टिलाइज़र में ऑलरेडी मैंने सुना है ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, क्योंकि कमी है। हुँ, तो अगर फर्टिलाइज़र कम होगा तो उत्पादन पे असर पड़ेगा, है हुँ, ना? और दूसरा ये है कि खबर आ रही है कि ये सुपर एल नीनो आएगा जुलाई के बाद। ओह! सुपर एल नीनो का मतलब है कि जब सूखा पड़ेगा, हुँ, तो सूखा अगर ज़्यादा पड़ेगा तो उसका असर पड़ेगा। तो हुँ, इसलिए खाने-पीने की चीज़ों में अभी हुँ, से एहतियात बरतना पड़ेगा, और इसीलिए इन्होंने शुगर के एक्सपोर्ट पे मुझे लगता है रोक लगा दी है, जिससे कि शुगर का दाम ना बढ़े मार्केट में ज़्यादा। अगर जो अगली क्रॉप इतनी अच्छी नहीं भी होती है, तो भी जो है झेल लें। तो जैसे हम लोग कह रहे हैं कि भई क्रूड क्रूड का आप इस्तेमाल करके रिफाइंड प्रोडक्ट बाहर भेज रहे हो, तो क्रूड की कमी हो जाएगी। उसी तरह अगर आप शुगर को भी एक्सपोर्ट करते रहोगे, तो शुगर की जो शॉर्टेज है, आने वाले समय में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर उधर ज़्यादा जो है शॉर्टेज हो जाएगी। जी। तो इसलिए ये चीज़ें शुगर का इसीलिए किया है कि दाम और ना तेज़ हों चीनी के। एक और इन्होंने कदम उठाया है कि चूँकि विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई इसको बोलते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था में तकरीबन ज़ीरो हो गया है। ऐसा हम लोग कई बार तथ्यों को जी देख हाँ। चुके हैं और प्रकाशित भी हो चुके हैं तथ्य। आपने भी ये बात एकाध-एक बार कही है। तो उस प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को आकर्षक बनाने हेतु इन लोगों ने कोई एक होल्डिंग टैक्स है मतलब जो है जी हाँ। उसके अंदर कटौती करने की बात कही है उन्होंने। जी हाँ, जी क्या हाँ। इसका इच्छित असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि जो विदेशी लोग होते हैं, हुँ, वो सरकार के बॉन्ड्स खरीदते हैं। हुँ, उससे उनको एक इंटरेस्ट इनकम मिलती है, और हुँ, उसपे विथहोल्डिंग टैक्स 20% का, मतलब कि आपका जो इंटरेस्ट है, उसपे मतलब 20% कट के तो फिर आपको रिटर्न मिल रहा है। हुँ, तो अभी उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उन्होंने कहा कि ये 20% से कम कर दें, क्योंकि कुछ और देशों में 5% है।
तो अब सवाल ये उठता है कि क्या उससे विदेशी जो इन्वेस्टर हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट इंडिया में करेंगे? मेरा मानना है कि अभी नहीं करेंगे। वजह उसकी है क्योंकि रुपया गिरावट पे है। ऑलरेडी मार्च से 6% गिर गया है। मतलब अगर देखें तो एनुअल रेट के हिसाब से तो ये 20-22% का एनुअल रेट है। और आज तो 96 रुपया होते होते बचा। हाँ, नहीं मतलब कि जो अभी जो आपका मार्च से जो गिरावट है वो करीब 6% के करीब रही, तो साल की तो आप ये समझिए कि 20-25% हो जाएगी अगर ये इसी तरह से गिरता रहा। तो अगर आप रिटर्न कैलकुलेट करें तो नेगेटिव रिटर्न हो गया है फॉरेनर्स के लिए डॉलर के टर्म में। अच्छा। तो इसलिए वो पैसा तो विड्रॉ करेंगे। अगर आप उनको छूट दे भी देंगे 15%, 5%, तो भी उनको जो नेगेटिव ही रिटर्न मिलेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी ये विदहोल्डिंग टैक्स वगैरह की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस रेट पे नहीं आएगा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा। तो इसलिए आपको तो अभी अगर आप ये छूट दे देंगे तो आपका टैक्स में कम हो जाएगा, जबकि आपको तो साधनों की जरूरत पड़ेगी गरीबों को मदद करने के लिए और जो अर्थव्यवस्था में परेशानियां आएंगी उससे डील करने के लिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, वो होने वाला नहीं है। क्योंकि अमेरिका में स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं वो बहुत ही उछाल पे हैं, तो उनका रिटर्न बहुत हाई है। तो इसलिए हम अभी कंपेयर उससे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अभी ये कदम तो मेरा मानना है कि अभी कोई इससे लाभ नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा कि हमारा टैक्स जो है वो कम हो जाएगा। जी। अच्छा, ये एक तो एफडीआई का एक फॉर्म ये है कि लोग बॉन्ड खरीदते हैं सरकारी, हैं, उन पे उनको ब्याज मिलता है। जी हाँ। ब्याज मिलता है। लेकिन एक वो जो एफडीआई है जिसमें लोग प्रोजेक्ट लगाते हैं, अपना निवेश करते हैं, एफडीआई के लिए सरकार छूट देती है, यहाँ तक कि सर्विस सेक्टर की कंपनियों में भी छूट देती है, एलआईसी में भी छूट देती है, दूसरी जगह भी छूट देती है। उस एफडीआई की स्थिति क्या है? वो भी यही है, क्योंकि अभी आप जो नए प्रोजेक्ट लगाएंगे तो उसमें तुरंत तो रिटर्न आएगा नहीं, वो रिटर्न आने में समय लगता है। और अगर अभी नेट में आपका रिटर्न नेगेटिव हो रहा है तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए बल्कि जो हमारा जो एफडीआई नेट में जो नेगेटिव हुआ था बीच में या करीब करीब जीरो हो गया था, वो इसलिए क्योंकि भारतीय जो हैं हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट बाहर कर रहे हैं। बाहर वाले जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सो कर रहे हैं, पर हम लोग ज्यादा बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए वो नेगेटिव हो गया था। तो हमारे लोग क्यों बाहर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे डॉलर टर्म में रिटर्न कम हो गया बाहर की वजह, बाहर के कंपैरिजन में। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारा जो एफडीआई है वो कोई बहुत बड़े लेवल पे आने लगेगा। उसमें ये जरूर है कि जैसे पीएलआई स्कीम है या कुछ ऐसी स्कीम है, वहां तो आता ही रहेगा क्योंकि वहां पे कंसेशन काफी है, सब्सिडी काफी है, तो वो आता रहेगा। लेकिन नेट में हमें देखना है कि कितना आ रहा है ना। नेट में मतलब कि कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। तो जो जा रहा है वो क्यों जा रहा है? वो इसलिए जा रहा है क्योंकि वहां पे बाहर रिटर्न यहाँ से ज्यादा है, इसलिए वो बाहर ज्यादा जा रहा है। तो इसलिए अभी जैसे फरवरी में फिर वो पॉजिटिव हो गया था, अक्टूबर के बाद जीरो या नेगेटिव रहा, पर फरवरी में अच्छा जो है नेट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया। वो भी इसलिए होता है क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्ट के लिए पैसा आया, तो वो पैसा जो आया तो वो एकदम से सडनली आपका जो इनफ्लो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये मतलब एक एक्सीडेंटल वो है, नहीं तो ओवरऑल तो बाहर से पैसा कम ही आएगा, क्योंकि बाहर रिटर्न हमारे यहाँ से कहीं ज्यादा है। अच्छा, ये भारतीय अर्थव्यवस्था जिस दौर से गुजर रही है, इसमें सरकार का मुख्य तर्क ये है कि ये सब युद्ध की वजह से हो रहा है। उसका मुख्य तर्क ये है कि ये सब युद्ध की वजह से हो रहा है, जैसे कि युद्ध से पहले सब चीज बिल्कुल ठीक थी और ये संकट, अगर युद्ध नहीं होता तो ये संकट नहीं आता। ये तो बात सही है, युद्ध नहीं होता तो सप्लाई शॉक नहीं होता। जी हाँ, ये बात सही है। लेकिन एफडीआई का संकट तो होता ही है। जी हाँ, और मतलब ये संकट तो किसी न किसी तरह से चलते ही रहते। जी हाँ, तो आप सही कह रहे हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें नोटबंदी के समय से काफी संकट आए हैं और वो अर्थव्यवस्था परेशानी के दौर से चल ही रही है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा असंगठित क्षेत्र तो पिट ही रहा है और संगठित क्षेत्र बेहतर कर रहा है, तो उसी से हमारे जो जीडीपी के आंकड़े दिखते हैं कि काफी 6%, 6.5% की ग्रोथ हो रही है। तो लेकिन असंगठित क्षेत्र तो गिरावट पे है और इसलिए जो हमारा एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ है वो 6-6.5% नहीं है, वो 2-2.5% ही है। तो इसका मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था अभी वहां नहीं पहुंची जहां पे सरकार कह रही है। तो और अभी क्योंकि रुपया और गिर गया है तो इसलिए अर्थव्यवस्था डॉलर टर्म में और पीछे हो गई है।
तो जो सरकार कह रही थी कि चौथे स्थान पे आ जाएगी 2025 में, अब वो छठे स्थान पे हो गई। छठे स्थान का मतलब है कि अगर हम असली में रेट ऑफ ग्रोथ देखें तो और भी पीछे हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि जो एक क्राइसिस जो था, क्योंकि गैर ये जो है ना इनइक्वालिटी, गैर बराबरी, वो बहुत बढ़ी है। हम क्रोनी कैपिटलिस्ट को बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं और जो असंगठित क्षेत्र है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए दोनों के बीच का जो अंतर है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसी से हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड कम हो जाती है, और जब डिमांड कम हो जाती है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। इसीलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ नहीं रहा, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो बढ़ा रहे हैं पैंडेमिक के बाद से, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा। निर्मला सीतारमन जी ने तो कितनी बार कह दिया कि हमने जो करना था कर दिया, प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा। प्राइवेट सेक्टर कहता है कि जब तक डिमांड नहीं होगी तो हम क्यों और इन्वेस्ट करेंगे। और ये बात सही है कि अगर हमारे 94% लोग जो असंगठित क्षेत्र में हैं, अगर उनके हाथ में आमदनी कम होगी तो वो फिर डिमांड कम हो जाएगी। और अगर गरीब के हाथ में, असंगठित क्षेत्र के वर्कर के हाथ में इनकम होगी तो पूरी की पूरी खर्च कर देगा। पर अगर वही इनकम अमीरों के हाथ में है, अपर मिडिल क्लास के हाथ में है, तो उसमें से एक्स्ट्रा खर्च नहीं करेगा, क्योंकि वो तो जो उसको खर्च करना है वो ऑलरेडी खर्च कर रहा है। तो इसलिए डिमांड के लिए हमें ये जो इनइक्वालिटी है, जो गैर बराबरी है, इस पे अंकुश लगाना है। उसके लिए नीतियां बदलनी जरूरी है। वो नीतियां हम बदल नहीं रहे। हम अभी भी क्रोनी कैपिटलिज्म कर रहे हैं, अभी भी ये जो हमारे कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनको वो कर रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस, मतलब कि जब क्राइसिस होता है तो अपॉर्चुनिटी होती है। तो क्राइसिस में वो कहते हैं कि जी हम क्या करेंगे कि हम अपॉर्चुनिटी, पर वो अपॉर्चुनिटी किसके लिए है? वो अपॉर्चुनिटी है कैपिटल के लिए, वो वर्कर के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस का मतलब है कि इसको देखते हुए क्राइसिस को हम और कंसेशन देंगे कैपिटल को, तो उससे गैर बराबरी तो और ज्यादा बढ़ जाएगी, और ज्यादा क्राइसिस होगा, क्योंकि जो गरीब आदमी है वो तो ऑलरेडी पिस रहा है क्राइसिस में। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस का मतलब हुआ कि कैपिटल को और कंसेशन देना, और कैपिटल को और कंसेशन देना ये उल्टा पड़ेगा, क्योंकि डिमांड तो बढ़ेगी नहीं, तो उनको कंसेशन भी मिल जाएगा और जब वो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं करेंगे। और उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है 2019 में, जब कॉर्पोरेट टैक्स रेट में ज़बरदस्त कटौती की गई। कॉर्पोरेट सेक्टर को 1.6 लाख करोड़ का फायदा हो गया, लेकिन उन्होंने उसको इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने उससे अपना ऋण कम कर दिया, जिससे उनकी बैलेंस शीट क्लीन हो गई। मतलब रिलायंस जैसी कंपनी जो मतलब एकदम बहुत ही इंडेटेड थी, है ना, उसने अपना आईपीओ किया, ये किया, वो किया, और वो एकदम डेट फ्री हो गई 2022 में। तो उसके जो बैलेंस शीट अच्छी हो गई। तो इसलिए जो कंसेशन दिए जा रहे हैं उसका मतलब है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा होगा, लेकिन उससे अर्थव्यवस्था को फायदा नहीं होगा। अर्थव्यवस्था को तो तभी फायदा होगा जब आप डिमांड बढ़ाएंगे। तो ये जो 1.6 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट सेक्टर को दिया, अगर वो आम आदमी के हाथ में आ जाता, वो गरीब आदमी के हाथ में आ जाता, तो डिमांड बढ़ जाती। तो इसलिए गरीब आदमी को तो इस अर्थव्यवस्था कुछ दे नहीं रही है, गरीब आदमी को कुछ भी नहीं दे रही है, और गरीब आदमी को तो अब महंगाई मिल रही है, बजाय इसके उसकी जेब में पैसा जाए। अब तो भाई 3 रुपए बढ़ गया, 3 के बाद अब धीरे धीरे करके 20-25 तक ले जाएंगे बढ़ोतरी को अपनी। तो बहुत ढुलाई में बहुत पैसा खर्च होगा, कृषि में लागत बढ़ जाएगी, सभी जगह लागत बढ़ जाएगी, इंडस्ट्रियल लागत बढ़ जाएगी। अब गैस की कीमत बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल गैस की कीमत बढ़ रही है, तो जो फैक्ट्रियां हैं वहां भी लागत बढ़ जाएगी। जी हाँ, ये सब जो हो रहा है, इससे तो बहुत ही एक काली तस्वीर सामने उभरती है। जी हाँ, अंधेरी तस्वीर उभरती है। इसमें उम्मीद नहीं है, बिल्कुल किसी किस्म की उम्मीद नहीं है। तो भारत में पेट्रोल, देखिए जैसे मैंने एक दिन ऐसी खेल में कुछ आंकड़े पता लगाए, तो पता चला कि भारत में 26 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं। बाकी 5 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जिनके पास कारें हैं भारत में। जी हाँ, हाँ, मतलब मोटे तौर पे मैं कह रहा हूँ, कुछ आंकड़े में फर्क होता है। ठीक बात। तो अब ये अच्छा, और जो 26 करोड़ लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, ये ज्यादातर लोग निम्न मध्य वर्ग के लोग हैं, इनकी रोजी रोटी मोटरसाइकिल पर निर्भर है। हाँ, सही बात। गिग वर्कर नहीं, अपने घर से कार्यस्थल तक जाते हैं बड़े शहरों में, उसके लिए उन्हें मोटरसाइकिल की आवश्यकता है, वरना उस समय पे पहुंच ही नहीं सकते वहां पे, क्योंकि वो दूर दराज कॉलोनियों में छोटे मोटे घरों में रहते हैं, और किसी तरह मोटरसाइकिल पे जाते हैं, मतलब जो सप्ताह में एक दिन अपने परिवार को लाद के ले जाते हैं घुमाने के लिए। बड़ी मुश्किल से उनकी जिंदगी गुजर रही है। तो अब उन सबके खर्चे बढ़ जाएंगे। उन 5 करोड़ कार वालों को तो मैं गिन नहीं रहा हूँ, जी हाँ, इनके पास कार है, मैं मानता हूँ कि वो महंगाई का बोझ झेल लेगा, लेकिन मोटरसाइकिल वाले 26 करोड़ ये लोग, उनकी हालत खराब होगी। और दूसरे जो बाकी लोग हैं, इनके पास ना मोटरसाइकिल है ना कार है, मतलब जो है जिनकी पहले से ही दुर्गति है,
उनका उनका क्या होगा? ऐसी ये स्थिति तो हमारे लोकतंत्र राज्य व्यवस्था के लिए एक बहुत बुरा संदेश दे रही है, अशुभ जी हाँ। संदेश दे रही है, ऐसा संदेश दे रही है, पता नहीं क्या दुर्घटना हो जाए। जी हाँ, जी हाँ। नहीं, असल में जैसे हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं, सरकार की जो नीतियाँ हैं, वो सही नहीं हैं। वो गरीब आदमी की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे। अब जैसे कि हमारा जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति जो है, वो सरकार कह रही है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो अभी 4.25 4.5% ही बढ़ रहा है। जबकि एक्चुअल में गरीब आदमी के हिसाब से देखें तो उसको तो ब्लैक मार्केट से गैस खरीदनी पड़ रही है, उसका चाय का दाम बढ़ गया, दूध का दाम बढ़ गया, डबल रोटी का दाम बढ़ गया। तो उसके लिए तो ऑलरेडी 30-40% का रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो गया है। तो जी, उसकी हालत तो बुरी होगी, और इसीलिए काफ़ी लोग पलायन कर गए शहर से गाँव, कि गाँव में कम से कम लकड़ी मिल जाएगी जलाने के लिए, मुफ्त में शायद कुछ सब्जी मिल जाए खेत जी, से। तो इसलिए जो हालत तो हमारे गरीब आदमी की बुरी होगी, और अगर हमारे गरीब आदमी के हाथ में परचेजिंग पावर कम होगी, तो संगठित क्षेत्र भी जो नहीं आगे बढ़ सकता, क्योंकि जी, संगठित क्षेत्र के लिए भी डिमांड कम हो जाएगी। तो इसलिए सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ेगी, और हुँ, जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, हुँ, और जो हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, रोजगार ज़्यादा पैदा करने की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सब जब नहीं करेंगे हम, तो हमारी स्थिति और बिगड़ती चली जाएगी, और ये सप्लाई शॉक ने उस स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ दिया है। हुँ। तो अब सरकार के पास विकल्प क्या हैं? देखिए, मैंने कहा ना, असंगठित क्षेत्र को आप बढ़ावा दीजिए ना। आप हुँ, संगठित क्षेत्र को तो हर तरह से कंसेशन दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। संगठित क्षेत्र की तो बैलेंस शीट अच्छी है, जैसी डिमांड बढ़ेगी वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो असंगठित क्षेत्र में जैसे कृषक है, कृषक की क्या परेशानी है? उसकी आमदनी कम है क्योंकि उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा तो उसकी आमदनी बढ़ेगी। हुँ, उसी तरह हमारे जो माइक्रो सेक्टर है, जिसमें करीब 11.5 करोड़ लोग काम करते हैं, उनकी आमदनी बहुत कम है, और वो क्योंकि ये इसलिए नहीं पनपते क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी की परेशानी है, उनको जो मार्केटिंग की परेशानी है, फाइनेंस की परेशानी है। तो आप उनके कोऑपरेटिव्स बना के उनको ये सब उपलब्ध कराइए, तो फिर जो माइक्रो सेक्टर आगे बढ़ेगा। फिर हम शिक्षा और स्वास्थ्य में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, तो वहाँ पे जो रोज़गार पैदा होगा। फिर जैसे कि रूरल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, उसकी ज़रूरत है, और खासकर कृषि में तो डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप देखिए जो हमारा जो एल नीनो आ रहा है, जो हमारा वेदर चेंज हो रहा है, उससे हमें क्रॉप रेजिलिएंट आई मीन वेदर रेजिलिएंट क्रॉप्स तैयार करनी है। फिर हमें एक्सटेंशन सर्विसेज करनी है। तो यानी कि असंगठित क्षेत्र में ध्यान होना चाहिए। हमारा ध्यान हट गया है। हम जब भी बजट में जो डेफिसिट होता है तो तुरंत शिक्षा में कटौती कर देते हैं, स्वास्थ्य में कर देते हैं, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी में कर देते हैं। और फिर हमारी प्रो कैपिटलिस्ट नीतियां हैं, जैसे हुँ, कि अभी ट्रंप साहब के दबाव में हमारे जो बिजनेस हैं वो चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट बढ़े। तो आपने देखा तुरंत जो हमारे लेबर कोड हैं, जो 2019-20 में पास हुए थे, उनको नवंबर 2025 में लागू कर दिया। क्यों हुँ, लागू किया? जिससे ट्रेड यूनियन कमजोर हो तो उनकी हुँ, बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी, तो फिर हुँ, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। और हुँ, उसी तरह कृषि में जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसको हटा के हुँ, वीबीजी रामजी बिल ले आए। तो उसमें भी यही है कि जो स्टेट्स को 40% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उनके पास पैसा नहीं होगा, वो नहीं करेंगे तो सेंटर भी कम करेगा, तो वहां पे भी रोजगार नहीं पैदा होगा। तो हुँ। आइडिया है कि लेबर को वीकेंड करो और संगठित क्षेत्र को आगे बढ़ाओ। तो ये जो है, ये सही नीति नहीं है। इसके चलते हुए हमारा क्राइसिस और बढ़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोफ़ेसर अरुण कुमार। मुझे तो लगता ये है कि अब आपने जो तरीका सुझाया है, आप पहले भी कई बार सुझा चुके हैं, सरकार के कानों पे तो इससे जूं नहीं रहेंगी। मुझे तो लगता है कि सरकार को जो अल्पकालीन कदम उठाने चाहिए थे, तुरंत फौरी उसकी समस्या हल हो, सरकार वो भी उठाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने अभी पेट्रोलियम पदार्थों का जो एक्सपोर्ट करती है, उसके ऊपर भी प्रतिबंध नहीं हटाया, जी प्रतिबंध हाँ। नहीं लगाया उसके ऊपर। जी हाँ। जबकि जबकि वो रोक देती तब भी सरकार को कुछ राहत उससे मिलती। कि जी हाँ। पता नहीं किस तरीके से सोच रहे हैं, और कुछ ना कुछ तो इनके दिमाग में ऐसा कोई गुंताड़ा है इनके दिमाग में। इन्हें लगता है कि शायद कहीं से कोई ऐसी राहत मिलेगी जिससे ये समस्या से तुरंत निकल जाएँगे। मैं नहीं कह सकता। हम लोग बदलते हुए घटनाक्रम पे निगाह रखेंगे, और जल्द ही इस प्रश्न पे हम लोगों को फिर से बातचीत करनी पड़ेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्ते।